प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने गुरु बीजाणु धानी मेगा स्पोरेंजियम या बीजाण ओव्यूल क्या होता है इस पर डिस्कस किया था। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है और किस तरह से मादा युग्मकोद्भिद बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश एम्ब्रोसैक का निर्माण होता है। और प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ लिखा है। हम आपको डायग्राम समझाएंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक बात को हम डायग्राम से क्लियर करेंगे, जिससे आपको डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और डायग्राम से आप, चित्र से आप थ्योरी को किस तरह से बनाकर लिख सकते हैं यह भी आपकी समझ में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, लास्ट में हम इस रेखीय चित्र से इस पूरे को जो हम इस वीडियो में सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उस सभी को हम इस रेखीय चित्र से याद करेंगे। यकीन मानिए प्यारे बच्चों, मैंने इसको यहां पर इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन आपको इसी से याद हो जाएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि अब तक ये 2025 में वीडियो बन रही है, अब तक इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को क्लियर करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। कितनी सिंपल डेफिनेशन है भाई। प्यारे बच्चों ध्यान समझो, द्विगुणित बोले तो डिप्लॉयड, बोले तो 2n, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोले तो मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु हैप्लॉइड मेगा स्पोर एन मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अच्छा देखिए आगे ये भी समझिए आप, गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु युग्मक जनन मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। प्यारे बच्चों इस बात को यहां पर समझिए। देखिए ये कौन है? ये है मेगा स्पोर मदर सेल। बोले तो मेगा स्पोर मदर सेल बोले तो सर ये होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और कैसी होती है सर? 2n होती है। 2n बोले तो द्विगुणित होती है, द्विगुणित बोले तो डिप्लॉयड होती है। फिर इसका क्या होता है सर? इसका होता है अर्धसूत्री विभाजन, बोले तो मियोसिस। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब इसका मियोसिस होता है, तो इससे चार अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, बोले तो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं, या कह दो 4n मेगा स्पोर बनते हैं। तो इस बनने की क्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आप हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, सही है। अब देखो हम पहले इस पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम इस पूरी थ्योरी को डायग्राम से कवर करेंगे, जिससे हमें डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और हम डायग्राम से थ्योरी को कैसे बनाकर लिख सकते हैं यह भी हमें समझ में आ जाएगा, सही। चलिए पहले आपको पढ़कर बताते हैं और समझाते हैं। देखिए गुरु बीजाणु जनन के समय बीजाणकाय बोले तो न्यूसेलस की एक अधास्तरी कोशिका हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक फिर पिस्सू कोशिका बोले तो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। यह कोशिका परिणत विभाजन पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोले तो प्राइमरी पैराइटल सेल तथा भीतरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बोले तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनती है या बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका एक या 2 बार विभाजित हो जाती है या फिर बिना विभाजन के ही रहती है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का पुनः विभाजन नहीं होता है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोले तो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है और इसका ही अर्धसूत्री विभाजन बोले तो मियोसिस होता है और
4 आगुणित गुरु बीजाणु मेगा स्पोर बनते हैं, जो प्रायः एक लंबवत चतुष्क बोले तो लीनियर टेट्राड में विन्यासित रहते हैं। इस प्रकार एक संपूर्ण बीजाणु अर्थात गुरु बीजाणु धानी में केवल 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से प्रायः एक निभागीय छोर की ओर वाला गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है और मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश में परिवर्धित होता है। शेष बचे 3 जो 3 बचते हैं बच्चों, शेष बचे 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि बीजाणकाय न्यूसेलस की जो सेल होती है, कोशिका होती है, जिसे हम कह रहे हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होने लगती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और जब वो आकार में बड़ी होने लगती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है तो हम उस कोशिका को प्राइमरी आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। जरा डायग्राम समझो। प्यारे बच्चों, आप इस वाली कोशिका को देख रहे हैं, ये आकार में आपको बड़ी भी दिखाई दे रही है और आकार में आपको बड़ी के साथ साथ स्पष्ट रूप से भी दिखाई दे रही है। तो बस हम इस कोशिका को क्या कहेंगे? प्राइमरी आर्के स्पोरियल सेल कहेंगे। सही। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अब इस वाली कोशिका का परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। जो आप ऊपर वाली कोशिका देख रहे हो, हम इसको प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली कोशिका है इसको हम प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। सही। फिर हमने क्या पढ़ा सर? हमने ये पढ़ा कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है इसमें विभाजन हो भी सकता है और विभाजन नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो हमने पढ़ा सर, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में पुनः विभाजन नहीं होता है। किसमें सर? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में पुनः विभाजन नहीं होता है। और सर ये वाली जो कोशिका होती है, ये वाली कोशिका, यही कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक समझ में आया? बिल्कुल मैंने ऐसे लिखा है जैसे मैंने यहां पर समझाया आपको। बस आपको भी डायग्राम समझना है और इसी से लिखना है। थ्योरी की टेंशन नहीं लेने का। थ्योरी कहां तक याद करोगे? आप डायग्राम तैयार कीजिए, चित्र को तैयार कीजिए और इसी से थ्योरी बनाने को सीखिए। तो प्यारे बच्चों, अब क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब मेगा स्पोर मदर सेल बन गई है तो मेगा स्पोर मदर सेल का अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। और जब प्यारे बच्चों इसका मियोसिस होगा तो क्या होगा? पहली बात तो ये भी जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अब मेगा स्पोर मदर सेल बन गई है तो अब इसका क्या होगा? पहली बात ये जानो कि ये कौन है सर? एक ये 2n है, बोले तो डिप्लॉइड है, बोले तो द्विगुणित है। कौन है? मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल का होगा प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन, और जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। सही। देखिए इस तरह से। और वो कैसे लगे हुए होंगे सर? वो लगे हुए होंगे लीनियर टेट्राड में। देखिए लगे हुए हैं लीनियर टेट्राड में। सही। अब क्या होगा सर? इनमें से 3 जो हो जाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। सही। देखिए ये हो रहा है नष्ट। सही है, नष्ट हुए गुरु बीजाणु, डीजेनरेटेड मेगा स्पोर। और जो एक बचेगा उसी को हम कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु, एक्टिव मेगा स्पोर, या कह सकते हो क्रियात्मक गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो बात समझ में आ गई? डायग्राम से ऐसी आपको लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। और प्यारे बच्चों, हमने ये भी जाना कि जो ये होता है कौन सा? क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है, एक्टिव मेगा स्पोर जो होता है, यही मादा युग्मकोद्भिद या बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट या बोलो भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक की प्रथम कोशिका माना जाता है। चलिए अब यहां तक बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। थ्योरी भी समझ में आ गई और डायग्राम भी समझ में आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये हेडिंग डालेंगे। पहले हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसे भी डायग्राम से क्लियर करेंगे। चलिए, थ्योरी से नहीं डरना प्यारे बच्चों। मुझे लग रहा है आप थ्योरी से डर रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आप डायग्राम को समझिए और उसी से थ्योरी बनाना सीखिए। सही, मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर थ्योरी लिखी है, ना बढ़ती ना ज्यादा, बस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने थ्योरी को लिखा है और आप खुद समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये हेडिंग डाल दी है तो बहुत ध्यान समझना। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, यही मैंने बताया था। क्रियाशील गुरु बीजाणु का आकार बढ़ जाता है तथा बीजाणकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। इस बीच में गुरु बीजाणु का केंद्र
विभाजित होकर दो संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं और इसमें से एक केंद्रक बीजाण द्वार माइक्रोपाइल की ओर और दूसरा केंद्रक निभाग बोले तो चलाजा की ओर पहुंच जाता है और ये दोनों संतति केंद्रक पुनः विभाजित होकर 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं और इस प्रकार प्रति एक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इसके बाद केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। अभी डायग्राम समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब एक केंद्रक बीजाण द्वार की ओर से और एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ता है। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आकर एक दूसरे से मिलकर द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n बनाते हैं। दोनों ध्रुवों पर शेष तीन केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य को एकत्रित करके कोशिकाओं का निर्माण करती हैं या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको बहुत ध्यान से समझना है आपको। बीजाण द्वार की ओर वाली 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका अधिक बड़ी हो जाती है। ये अंड कोशिका बोले तो एग सेल या मादा युग्मक फीमेल गैमेट तथा शेष 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं सिनर्जिक सेल या हेल्पिंग सेल कहलाती हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से अंड उपकरण एग एपरेटस कहते हैं और प्यारे बच्चों, इनको अंड समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। सहायक कोशिका निषेचन के समय पराग नली पोलन ट्यूब का पथ प्रदर्शन करती है। निभाग की ओर वाली तीनों कोशिकाएं प्रतिमुखी या प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। अब प्यारे बच्चों, जो मैंने लिखा है ब्लैक पेन से, आपको भी ब्लैक पेन से लिखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। देखिए, इस प्रकार गुरु बीजाणुधानी या बीजाण के अंदर एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद और भ्रूणकोश का निर्माण करता है। कौन? एक गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का निर्माण करता है एवं एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय होता है। यह बात जरा याद रखना। कितना है? अभी हम डायग्राम से आपको दिखाएंगे भी। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। तो चलिए अब इस पूरी बात को हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? सर, हमने ये जाना कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु फंक्शनल मेगा स्पोर या क्रियाशील गुरु बीजाणु एक्टिव मेगा स्पोर आकार में बड़ा होने लगता है और बीजाणुकाय न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। और जब वो आकार में बड़ा होने लगता है तो कुछ समय बाद उसका केंद्रक में विभाजन होता है। और याद रखो प्यारे बच्चों, केंद्रक के विभाजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा? अब ये हुआ सर, जो गुरु बीजाणु था उसके केंद्रक का विभाजन हुआ। अरे कौन सा विभाजन हुआ? सर, समसूत्री विभाजन होगा जिससे एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे। और ये केंद्रक कहां गए? सर, ये केंद्रक ध्रुवों की तरफ जाते हैं। कौन से ध्रुव? एक मतलब एक केंद्र चला जाता है चलाजा की तरफ और दूसरा केंद्र चला जाता है बीजाण द्वार बोले तो माइक्रोपाइल की तरफ। आइए अब समझते हैं डायग्राम से। तो प्यारे बच्चों, आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो? ये तो नष्ट हुई हुई गुरु बीजाणु हैं, सही। और जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बची थी उसके केंद्र का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और विभाजन होने से कितने केंद्र बने? सर, 2 केंद्र बन रहे हैं। तो फिर समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। और देखो, ये दोनों केंद्र बने। एक केंद्र प्यारे बच्चों ये बना है और एक केंद्र जो है ये बना है। और एक केंद्र जो है वो कहां जा रहा है? सर, निभाग की तरफ, चलाजा की तरफ जा रहा है। और दूसरा केंद्र कहां जा रहा है? सर, बीजाण द्वार माइक्रोपाइल की तरफ जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें रिक्तिका बन जाती हैं, ये बनी है रिक्तिकाएं, वैक्यूल, इसी के कारण जो ये केंद्र बनते हैं वो ध्रुव की तरफ जाते हैं। चलिए अब क्या होगा? सर, फिर इसका समसूत्री विभाजन होगा तो फिर इससे कितने बन जाएंगे? सर, 2 बन जाएंगे। फिर इसका भी तो समसूत्री विभाजन होगा। जी सर, इससे कितने केंद्र बन जाएंगे? सर, 2 बन गए। तो मतलब अब सर यहां भी 2 केंद्र हैं और यहां भी 2 केंद्र हैं। फिर क्या होगा? सर, फिर इनमें समसूत्री विभाजन होगा। तो फिर प्यारे बच्चों, इन दोनों से कितने हो जाएंगे? यहां पर 4 हो जाएंगे। तो फिर इन दोनों से कितने हो जाएंगे? यहां भी 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ध्रुवों पर कितने कितने केंद्र हो गए? सर, 4 केंद्र हो गए। 4 केंद्र कहां पर है? चलाजा पर, निभाग पर। और 4 केंद्र कहां है? बीजाण द्वार माइक्रोपाइल पर है।
अब क्या होगा सर, इनमें से मतलब दोनों ध्रुवों पे से चलाजा की तरफ से भी और निभाग वो चलाजा की तरफ से भी और बीजाण द्वार बोले तो माइक्रोपाइल की तरफ से भी एक एक केंद्रक आने लगता है। कहां आ जाता है? भ्रूण कोश के मध्य में आ जाता है। तो हम उसी केंद्रक को कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक, बोले तो पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा सर? अब होगा यहां पर साइटोकाइनेसिस। ये क्या होता है सर? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। और कोशिका द्रव्य का विभाजन का मतलब ये होता है कि जो ये केंद्र बने हैं इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य आकर इकट्ठा होने लगेगा, एकत्रित होने लगेगा, जिससे ये केंद्र कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कोशिकाओं में। मतलब अब कोशिका का निर्माण हो जाएगा, इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा हो जाएगा और कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर 3 कोशिकाएं बन रही हैं, अभी बताएंगे। और 3 कोशिकाएं यहां पर हैं। कितनी कोशिकाएं हुई सर? ये हो गई हमारी 6 कोशिका। और जो बची देखो, ये जो है ये वाली, ये पूरी एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक हैं। ये पूरी एक कोशिका है, इसमें 2 केंद्रक हैं। तो देखो 3 कोशिकाएं ये और 3 कोशिकाएं ये 6 और 1 कोशिका ये, तो कितनी कोशिका हो गई सर? इसमें 7 कोशिकाएं हो गई। कितनी कोशिकाएं हुई? 7 कोशिकाएं। और कितने केंद्र बताए थे सर? आपने बताए थे 7 कोशिकाएं होंगी और 8 केंद्र होंगे। तो देख लो प्यारे बच्चों, देखो 3 कोशिकाएं ये हैं और 3 कोशिकाएं ये हैं, इनमें सब एक एक केंद्रक है। तो कितने केंद्रक हो गए सर? 6 केंद्रक हो गए। लेकिन प्यारे बच्चों इस वाली कोशिका में कितने केंद्रक हैं सर? इसमें 2 केंद्रक हैं, इसीलिए कौन है ये? 2n है। जब इसमें 2 केंद्रक हैं प्यारे बच्चों, तो 3 और 3 6 और 2 ये कितना होगा? 8। तो 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक हो जाते हैं यहां पर। अब एक बात और याद रखो प्यारे बच्चों, ये जो तीनों कोशिकाएं ऊपर वाली देख रहे हो आप, ये तीनों अगुणित हैं, हैप्लॉइड हैं, बोले तो n है। और जो ये बीच वाली कोशिका है ये द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, 2n है। सही। अब प्यारे बच्चों जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिमुखी या प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। और प्यारे बच्चों जो बीजाण द्वार माइक्रोपाइल की तरफ की कोशिकाएं होती हैं उनमें जो बड़ी वाली कोशिका होती है मध्य में लगी हुई, उसे हम कहते हैं अंड कोशिका, बोले तो एग सेल। और इसी को हम मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, फीमेल गैमिट कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? और प्यारे बच्चों ये जो 2 बची हैं सहायक कोशिकाएं, इन्हें हम सिनर्जिड्स बोलते हैं, या हम इनको सहायक कोशिकाएं, हेल्पिंग सेल भी कह सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अब क्या होगा? प्यारे बच्चों अब ये होगा कि जो यहां पर ये कोशिका है इसके अंदर जो 2 केंद्र पाए जा रहे हैं, ये 2 केंद्र आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद यहां पर प्यारे बच्चों बन जाएगा द्वितीय केंद्रक, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और प्यारे बच्चों जब हम आपको दोहरा निषेचन पढ़ाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको और डीपली इन बातों को समझाएंगे। तो बताइए आपके डायग्राम समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अब प्यारे बच्चों इसे देखिए, ये जो यहां पर मैंने डिजाइन किया है, जितना कुछ आपने इसमें पढ़ा है, समझा है, देखा है, सुना है, जाना है, वो सब यहां पर क्लियर हो जाएगा। इसे अच्छे से तैयार कर लो, ये पूरा क्वेश्चन आपको याद करा देगा। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है सर? ये है मेगा स्पोर मदर सेल, बोले तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और कैसी होती है सर? ये 2n होती है। 2n बोले तो सर द्विगुणित, बोले तो डिप्लॉइड होती है। सही। इसमें क्या होता है सर? इसमें म्योसिस होता है, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो प्यारे बच्चों जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे कितने बनेंगी कोशिकाएं सर? उससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। कैसी होती हैं सर? अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, एन होती हैं। कहां है? देखो सर ये है 4 लीनियर टेट्राड में, और इनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं, बोले तो डीजेनरेट हो जाती हैं। और जो एक बचती है उसी को हम फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियात्मक गुरु बीजाणु, या एक्टिव मेगास्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। फिर क्या होता है सर? जब ये जो होता है ना आकार में बढ़ने लगता है और बीजाण काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। फिर क्या होता है? जब ये आकार में बढ़ जाता है तो इसका केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है। देखिए इसका केंद्रक है और इसमें समसूत्री विभाजन, बोले तो माइटोसिस होगा। तो जिससे एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए सर? 2 केंद्रक बन गए। फिर क्या होगा सर? फिर माइटोसिस होगा,
जिससे यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। फिर क्या होगा सर, फिर इनमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। सही है। और फिर उन 4-4 केंद्रक में से एक केंद्र निभाग की ओर से और एक केंद्र जो होता है बीजाणु द्वार की ओर से आकर भ्रूण कोश के बीच में आ जाता है। और इन दोनों केंद्र को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। फिर क्या होता है सर, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, मतलब इन केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य आकर जमा हो जाता है, जिनसे कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं सर, जो 3 कोशिकाएं बनती हैं निभाग की तरफ की, चलाजा की तरफ की, उनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और 3 कोशिकाएं बनती हैं बीजाणु द्वार की तरफ की, उनमें से जो बीच में होती है बड़ी कोशिका होती है, हम उसको एग सेल बोलते थे, एग सेल बोलते हैं, या हम इसको मादा युग्मक फीमेल गैमेट भी कहते हैं। सही। और जो साथ में 2 कोशिकाएं हैं जो बनी है, उनको हम सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिकाएं, हेल्पिंग सेल भी कहते हैं। और जो प्यारे बच्चे यहां पर तो इसने क्या दिखाया है, 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाए हैं। ये दोनों आपस में, हमने देखा कि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे द्वितीय केंद्रक बनता है। और सर हमने ये भी जाना है कि ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं अगुणित हैं, बोले तो हैप्लॉइड हैं, बोले तो एन हैं, लेकिन जो बीच में यहां पर होता है केंद्रक, वो होता है डिप्लॉइड, बोले तो डिप्लॉइड, बोले तो 2n, बोले तो द्विगुणित होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको यहां पर समझाया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।